Okay, so next concept is representation of a vector in terms of a orthonormal triad। ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड का क्या मतलब है? इसका मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, इसका ये मतलब है, यानी कि आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, तो एक वेक्टर को हम इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे कैप, और ये आपस में परपेंडिकुलर है। गॉट इट? मतलब ऐसा है, ठीक, ये मान लो एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है भाई, यहाँ पर तो मतलब इसको तो आप ऐसे समझ लो, जिस रूम में आप बैठे हो उसके एक कॉर्नर को आप ऐसे ओरिजिन बोल दो। ठीक है, फिर वहां से ऐसे तीन लाइन निकल रही है, फ्लोर पर जो फ्लोर है वो तो आपका एक्स वाई प्लेन हो गया है ना, जहां पर आप बैठे हो, और एक जेड एक्सिस, एक कॉर्नर ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यस सर। अब ऐसी अपने रूम में हवा में एक पॉइंट ले लो, कहीं भी, मान लो यहाँ ले लिया, हवा में पॉइंट ले लिया, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट है ए बी सी। सही है? समझ में आ रहा है? तो यस सर। अब मान लो ये पॉइंट आप वहां ले लो जहां आपका पंखा टंग रहा है। इमेजिन करो जो जो मैं बोल रहा हूँ, जहां आपका पंखा टंग रहा है वहां पे एक पॉइंट ले लिया। अब उस पॉइंट तक आप कैसे पहुंचोगे? जैसे ये पॉइंट है ए बी सी मान लिया, तो आप एक्स यूनिट तो जाओगे इधर, इस डायरेक्शन में। ठीक है, फिर इसके परपेंडिकुलर जाओगे, ये परपेंडिकुलर कितना, बी, बी डिस्टेंस जाओगे। ठीक है, और फिर यहां से परपेंडिकुलर लोगे, ऐसे जाओगे ऊपर, ये कितना जाओगे, सी। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब ऐसा है भाई, लेट से हमारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक आपका जे कैप एक यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में एक हमारा के कैप यूनिट वेक्टर है। करेक्ट? अब यहां से लेके यहां तक ए तक जाने में ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, ए 0 0। सही है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये तो एक्स वाई प्लेन पर है ना, बी यूनिट ऐसे गए, इसमें जेड होगा ही नहीं, ए बी 0, इसमें ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ गए हो। ये चीज समझ में आ रही है? तो आप ये देखो कि यहां तक तो ए है, ओरिजिन से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना, ए, और आई कैप कोई यूनिट वेक्टर है। मतलब आप ऐसे देखो भाई, ओ मान लो कि यहाँ तक तो ये यूनिट वेक्टर है, इतना मैग्नीट्यूड मानना है, और हमें यहाँ तक जाना है, तो करेंगे क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी मैग्नीट्यूड होगा उससे यूनिट वेक्टर को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, वेक्टर बनाना। तो ओ ए, ये जो वेक्टर लिखा जाएगा आपका ओ ए वेक्टर, ये कैसे लिखा जाएगा, ए आई कैप। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये तो इतना हो गया ऐसे। तो अगर मैं यहाँ से वाई एक्स इस वाले पॉइंट से, लेट से दिस पॉइंट इज ए, और इसको हमने मान लिया लेट से क्यू। अब इस क्यू पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो ऐसे वाई एक्सिस पर, ये लेट से दिस पॉइंट इज बी, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, अब ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो 0 बी
0, इसके कोऑर्डिनेट इतने हो जाएंगे। सही है। अब ये जो हवा में पॉइंट टंग रहा है आपका पंखे के पास, यहां से एक जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, एंड लेट से दिस पॉइंट इज सी, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0 सी। इतना समझ में आ गया? हाँ जी। यस सर। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना जो हवा में टंग रहा है, अगर आप यहाँ पर ए, यहाँ से एक्स एक्सिस पर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो वो ए पॉइंट पर आके गिरेगा, यहाँ पर आकर गिरेगा। ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है यहाँ से, तो ये यहीं पर ही आके गिरेगा। ये चीज ध्यान रखना। ऐसे अगर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो बी पे आके गिरेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जल्दी यस बोलो। सर। सही है। तो अब जैसे मैंने बताया कि ओ ए को तो ऐसे लिख देंगे, ओ ए वेक्टर हमारा कितना बन गया, ए आई कैप, है ना। अच्छा, ये अगर ए आई कैप है, ये वाला ए आई कैप है ओ ए, तो ये जो है आपका ओ ए बी, ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी, ये तो पैरेललोग्राम है ना। तो यही वेक्टर, अब ओ ए वाला जो वेक्टर है बेटा, वो तो फ्री वेक्टर है, उसको आप ऐसे ट्रांसलेट कर लो, तो ये जो बनेगा आपका बी क्यू, ये भी इतना ही बनेगा, बी क्यू, इसी डायरेक्शन में ए आई कैप। समझ में आ रहा है? तो बी क्यू, ये चीज समझ में आ गई? जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। अब ऐसी, अब मुझे ओ बी वेक्टर लिखना है, यानी बी इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है, सिंपल सी बात है। तो ये पॉइंट था पोजीशन वेक्टर, कितना हो गया ये आपका डी आई कैप, है ना। अब ये जो ओ बी है, इसको आप ट्रांसलेट करके कर सकते हो यहाँ पर ए क्यू, दिस विल बी इक्वल टू ए क्यू। इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई? सिमिलरली वी कैन राइट ओ सी वेक्टर, बेटा सी का पोजीशन, सी के पॉइंट से 0 0 सी, तो पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा उसका, सी आई कैप। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं मैंने बता ही रखा है आपको, है ना। यस सर। अच्छा, ये जो ओसी है ये इसके भी इक्वल होगा, क्यू पी के इक्वल, है ना, क्यू पी। ये समझ में आ रहा है भाई? ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, और ये आपने कहीं यस सर। फ्लोर में बीच में से ऊपर पी पॉइंट तक गए थे, वहां तक। गॉट इट? सही है भाई? यस सर। तो इतना हो गया। अब फाइनली ओपी, ओपी का पोजीशन वेक्टर लिखना है, ओपी का पोजीशन वेक्टर। अब ओपी का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, आप एक बार इसको फिर से देखो, मैं फिर से बनाता हूँ फिगर। ठीक है, ये देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ऐसे खींचा, फिर एक ऐसे, ये पॉइंट था हमारे पास पी, ये ओरिजिन। तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखना था ए बी सी का। वैसे तो आप जैसे समझाया है कि दो पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन इस फिगर को समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि भाई अगर मुझे जैसे ये ओपी लिखना है तो आप तो बहुत इजीली लिख ही लोगे इसको, ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर सीधा सीधा बन रहा है, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। गॉट इट? यस। अब है क्या भाई, आप ए, यहाँ पे क्यू पी, इस पॉइंट तक कैसे पहुंचे आप? पहले आप ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, है ना। अब हमें ओपी चाहिए, ये वाला चाहिए, मतलब ओ से लेके पी तक जा रहे हैं। तो इसके लिए पहले आप क्या करो, यहां तक आओ, ओ से क्यू और फिर क्यू से पी। ये था आपका ए आई कैप, ये था बी जे कैप,
ओ क्यू कितना हो जाएगा? ओ क्यू, जल्दी बोलो। ट्राइंगल लो लगेगा ना इसमें, ए आई Yes, कैप sir. प्लस बी जे कैप। BJ cap. तो ये जो ओ क्यू इतना है, अब जैसे ओ से पी तक जाना है तो पहले आप ओ से लेके क्यू तक गए और फिर क्यू से यहाँ तक गए पी तक, एंड क्यू पी कितना है? ये तो सी है, सी के कैप, ये इतना हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब ओपी, देयरफॉर ओपी वेक्टर कितना हो गया? पी का पोजीशन वेक्टर ए आई कैप AI cap प्लस बी जे plus कैप प्लस सी के PK कैप। cap. समझ में आ गया भाई? ओ से लेके पी तक जाने में रास्ते में जितने भी वेक्टर्स आते हैं उनको ऐड कर देते, यही तो समझा रखा है। गॉट इट? जल्दी बोलो भाई। Yes, sir. तो ये समझ में आ गया है ना? नाउ अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई मुझे बताओ आप ओपी का प्रोजेक्शन बताओ एक्स वाई प्लेन में। अब ये जैसे ओपी हो गया, इसका एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन क्या होता है पहले ये बताओ। प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन। अभी मैं एक्स वाई प्लेन पे बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक? हाँ जी बेटा, प्रोजेक्शन का वैसे जनरल इंग्लिश में मतलब क्या है? शैडो ही तो है ना? तो ये तो ओपी की शैडो है एक्स वाई प्लेन में, और वो शैडो क्या है? ये ओ क्यू है, दैट इज ओ क्यू वेक्टर, है ना? और ये क्या है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप। गॉट इट? तो ये Yes, sir. प्रोजेक्शन है ओपी वेक्टर का ऑन एक्स वाई प्लेन। समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, मैं इसका ओपी का वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन अगर पूछूं, पहला तो ये हो गया। दूसरा, नाउ आई एम आस्किंग प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन बताओ। तो यहां से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, इधर देखो पहले वाले फिगर में, पी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था बी पे गिरा था, फिर ओ से लेके बी तक, ये कितना लिखा था हमने? ओ से लेके बी तक। हाँ जी बताओ। B cap. बी जे कैप, बी जे लिखा था ना इसको, ये ओ बी, ये लिखा हुआ देखो ओ बी। तो ओपी का वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है वो ओबी है, ओबी वेक्टर। तो वो तो किसके इक्वल है? बी आई कैप के, सॉरी जे कैप है ये, बी जे कैप, ठीक है? तो वाई एक्सिस पर तो ये कितना हो जाएगा? बी जे कैप। गॉट इट? ये चीज समझ में आई है? Yes, sir. अच्छा, अब बाकी आप कर ही सकते हो। अब मैं आपसे पूछूं भाई, ओपी का मुझे प्रोजेक्शन बताओ एक्स वाई प्लेन में। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। तो सिमिलरली जैसे अभी मैंने एक्स वाई प्लेन का समझाया, किस तरह से लिखा? जैसे अगर मैंने बोला एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन बताओ, तो यहाँ पर जेड नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो जेड वाला हटा दो, बाकी इतना लिख लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? अब की बार एक्स दिखाई नहीं दे रहा, तो ये वाला हटा दो, इतना लिख लो। तो वाई जेड प्लेन पर प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? बी जे कैप प्लस सी के कैप। सही है? Yes, sir. एंड प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन, इस बार यहाँ पे जैसे वाई एक्सिस बोला था, तो वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वाला पॉइंट आया था बी, इसका पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ। अब एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे ए, यानी कि ओ ए वेक्टर लिखना पड़ेगा ऑन एक्स एक्सिस।
ये कौन क्या है इसका प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन है यहाँ पर, दिस इज ओ ए वेक्टर दैट इज ए आई कैप। ये चीज समझ में आ गई? हाँ भाई, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं प्रोजेक्शन ऑन, एक प्लेन बच गया आपका, और दिस, इसको हटा देते हैं, यहाँ इसको हटा देते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन पे बात कर रहे हैं, एक्स जेड प्लेन पर, एक्स जेड प्लेन। अब इसमें आपको जेड वाई नहीं दिखाई दे रहा, तो आपकी बार हम क्या करेंगे, अब की बार ये वाई वाला, ये वाला हटा दो, क्या लिखोगे, ए आई कैप प्लस सी के कैप। समझ में आ गया? Yes, एंड sir. प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पे प्रोजेक्शन की बात करें तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया था, ये पॉइंट था सी हमारे पास, दैट इज 0 0 सी। तो ओ सी वेक्टर दैट इज सी के कैप। समझ में आ गया बेटा ये? हाँ, Yes, sir. वेरी गुड। तो आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, मैं इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं, इसके मैग्नीट ओपी, जैसे ये वेक्टर हो गया हमारे पास, है ना, ये वाला वेक्टर हो गया ना ओपी, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। फॉर्मूला तो आई होप कि पता ही है आपको, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना तो आप फिजिक्स में भी पढ़ लेते हैं, है ना। Yes, sir. तो अब हमें, चलो ये रब कर देता हूं मैं, आया कैसे ये मैग्नीट्यूड वो देखते हैं। आप इस वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, है ना। ओपी इसकी क्या है, हाइपोटेनस है, यानी Yes, sir. ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, ठीक है। यानी ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ओ क्यू ये कितना है, अब इस वाले ट्रायंगल ओ क्यू के लिए ये वाला ट्रायंगल देखो, ओ ए क्यू, ओ ए क्यू, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, ओ ए स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. अब ओपी क्यूपी जो है ये ओसी के बराबर ही तो है, इसको हम लिख सकते हैं ओसी स्क्वायर, बोलो। Yes, sir. यानी कि ओपी कितना हो गया, अंडर रूट ओ ए स्क्वायर, और ये जो ए क्यू है, ए क्यू, इसको आप ट्रांसलेट ऐसे करोगे तो ये ओबी के इक्वल है, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी OC. स्क्वायर, ठीक है। समझ Yes, में आ sir. रहा है? तो इस Yes, हिसाब से sir. फॉर्मूला क्या बनता है, अब ओ ए वेक्टर, ये ओ ए लिखने का मतलब मैग्नीट्यूड है। ओ ए वेक्टर तो इतना था ना, जैसे ओ ए वेक्टर तो है ए आई कैप, अगर मैं ओ ए लिख रहा हूं ना, इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, ओ ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। समझ में आ रहा है क्यों भाई? Yes, sir. तो अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए होगा, है ना भाई। यहां से लेके ओ ए मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड तो यहां से लेके ए ही है ना। Yes, sir. A. तो ये कितना हो गया फॉर्मूला आपका, अंडर रूट ये ए स्क्वायर प्लस बी B स्क्वायर square. प्लस सी स्क्वायर, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। यानी कि अगर ओपी ये वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर Plus प्लस B सी स्क्वायर। square. C समझ square. में आ गया? बोलो। Yes, sir. ठीक है। तो अभी तक तो जैसे आपने सिर्फ ये चीजें आपने जस्ट रटी हुई थी, तो आई होप कि आप समझ में आ गई हो कि कैसे कैसे आया है सारा कुछ। सही है। Yes, sir. नाउ जैसे अब मान लो कि हमारे पास कोई वेक्टर है,
लेट्स से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब मुझे ओपी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, मान लो यूनिट वेक्टर चाहिए, तो कैसे निकालते हैं भाई? इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, है ना। इसको पूरे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से हमें उसी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिलता है। ये तो यस पता ही सर, हो, यस सर करवाया। स्टार्टिंग में बताया भी था। तो ओपी यानी कि ये तो हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है भाई। अच्छा, इसको आई कैन राइट डाउन 1 बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर और एक्स वाई जेड, मतलब ये लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। अच्छा, इस वाले चैप्टर में जब भी ऐसे एक्स वाई जेड लिखा होगा, लाइक मैंने लिखा 1 2 3 ऐसे, तो इसका मतलब होगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के। 3 के कैप। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो आगे चैप्टर में चल के आई विल बी यूजिंग दिस। ऐसे लिखने का मतलब क्या है, इस तरह से वेक्टर लिखा जाएगा। गॉट इट? यस सर। समझ में आ गया? तो देखते हैं आगे। यहाँ तक समझ में आ गया ना मुझे? यस सर। ओके, नेक्स्ट वी हैव डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं आप समझो जरा इसको। फिर यही कि दिस इज लेट्स से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, फिर वही हवा में एक पॉइंट ले लिया और इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसने एक्स एक्सिस के साथ मान लो अल्फा एंगल बना दिया, वाई एक्सिस के साथ इसने बीटा एंगल बनाया और जेड एक्सिस के साथ इसने गामा। ठीक है, तो ये जो एंगल्स है ना, अल्फा बीटा गामा, ये क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन। डायरेक्शन एंगल्स, सही है। और अगर मैंने इनका कोसाइन ले लिया, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस पॉइंट, और वी कैन से दिस लाइन ओपी। समझ में आ रहा है? हाँ भाई। यस सर। अच्छा, अब मान लो यहाँ से मैंने वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे, लेट्स से ये बी पे आके मिला यहाँ पर। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर बात करें, इन ट्राइंगल ओ पी बी, इस वाले ट्राइंगल में ओ पी बी में कॉस बीटा कितना हो जाएगा? बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी कि ओबी ओवर ओपी, है ना, यही हो यस जाएगा। सर। यानी कि कॉस बीटा इक्वल्स टू ओबी। ओबी अगर मैं कह रहा हूँ दिस इज एक्स वाई जेड, ये पॉइंट है आपका एक्स वाई जेड, तो ओबी क्या हो जाएगा? ओबी, ये ओबी एक तो ये वेक्टर है आपका, ओबी वेक्टर कितना है? एक्स आई कैप। फिर ओबी लिखने का मतलब है इसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इसका मैग्नीट्यूड तो एक्स ही रहेगा ना, तो ये ऊपर तो एक्स हो गया। और ओपी, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अभी लिखवाया था मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। ठीक है, यस सर। तो इसको चलो हमने एक मिनट के लिए क्या बोल दिया? एम। ठीक है, कॉस, इसको हमने एल एम बोल दिया। सिमिलरली कॉस अल्फा एक्स के, ये सॉरी गलत हो गया है, यहाँ पर एक्स नहीं आएगा, ऊपर वाई आएगा, क्योंकि ओ भी तो वाई है ना यहाँ पे, एक्स तो यहाँ पे होगा, है ना। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके कितना होगा? ये एक्स, फिर से एक्स वाई, इतना। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? दिस विल बी एक्स ओवर अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेट से इसको हमने एल बोल दिया, एंड कॉस गामा कितना हो जाएगा, दिस विल बी जेड ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हमने इसको एल बोला, इसको एम, इसको एन बोल दिया, ठीक है। लेट्स से फर्स्ट सेकंड थर्ड, इतना समझ में आ गया भाई? Yes, sir. नाउ अब आप क्या करो, एल स्क्वायर, ठीक, ये हो गया एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये निकालो। And square. जब ये देख लो आप कर लो, तो ये तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इतना ही तो हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया माना। सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1, 1. दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इसको याद रखा। और अगर इसको हमने साइन में कन्वर्ट किया तो वी विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्यों भाई, Yes, sir. है ना। लेफ्ट साइड में 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और 1 माइनस हो गया 2 बच गया, कितना आ गया, ये सही है। हाँ जी, Yes, sir. अच्छा, अब मान लो कि मैंने लिखा एक वेक्टर लिया ओपी, एग्जांपल मान लेते हैं दिस, लेट्स से 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 1, है 4 ना, plus 1. दैट इज 3, 3. मैग्नीट्यूड तो इतना हो गया। इसकी डायरेक्शन में मैं एक यूनिट वेक्टर निकालूं तो इसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, है ना, Open the दैट इज ये हो जाएगा आपका 2/3 आई कैप प्लस 2/3 by 3 जे J कैप cap. प्लस 1/3 के कैप, J cap. ठीक है। अब यू कैन सी Yes. कि यहाँ पर ये जो है, ये ऊपर तो एक्स लिखा है, नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिखा है ना, यानी कि ये तो कॉस अल्फा लिखा हुआ है, कॉस अल्फा इज 2/3, है ना, ये आपका Yes, sir. क्या है एल, दिस इज एल। ऐसे यहाँ पे कॉस बीटा डेट इज जिसको हम एम बोल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 2/3, और यहाँ से दिस इज कॉस गामा Cos gamma. दैट इज 1/3, जिसको हम क्या बोल रहे हैं एन, And यानी कि कह सकते हैं बेटा भाई आई कैप जे कैप के कैप ये तो यूनिट वेक्टर्स है, तो जो डायरेक्शन कोसाइंस है क्या कह सकते हैं, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, है ना, ये इनके कंपोनेंट्स ही तो हुए, आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स हो गए, ये चीज समझ में आ गई। yes, sir. तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस आर, नोट करके लिख लो इसको, डायरेक्शन कोसाइंस आर components of unit vectors, ठीक है, क्लियर है भाई। तो जैसे कि मान लो जैसे हमने एक वेक्टर लिखा cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप, हमने क्या बोला है कि ये तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा तो यहाँ से आपका कितना आ गया cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस
cos स्क्वायर बीटा बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। सही है, ये अभी हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ से भी हमने प्रूव करके दिखा दिया। सही है, यस सर। अभी समझ में आ गया। ये कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट, फाइंड थीटा if direction angles, if direction angle of direction, जो जिस भी डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, ऑफ डायरेक्शन आर लेट्स से 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड थीटा। ठीक है, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। सही है, ओके देखो इधर, लेट्स से दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा और ये गामा है। तो cos स्क्वायर अल्फा यानी कि cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। तो cos 30 कितना होता है, √3/2, तो ये तो हो गया आपका 3/4। cos 60 होता है हाफ, ये हो गया 1/4। ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। यस सर। तो ये तो एलसीएम ले लो 1 ही हो जाएगा, यानी कि cos 1 स्क्वायर थीटा आपका 0 0 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री आएगा। समझ में आ गया। यस सर। एक और एग्जांपल ऐसे ही कर लेते हैं, फिर सेम ही क्वेश्चन है कि थीटा ही निकालना है। अब की बार मैंने आपको दे दिया 60 60 एंड थीटा। ठीक है, तो यानी कि cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। cos 60 होता है 1/2, उसका स्क्वायर है, सो 1/4 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा आपका हाफ, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, हाफ, है ना। अब की बार यहाँ से cos थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2 आएगा। ठीक है, यस सर। तो थीटा कितना हो जाएगा, एक बार तो 45 हो गया, 5/4 ऑब्टूस एंगल आएगा, है ना, पाई माइनस पाई/4 करके, पाई माइनस पाई/4 करके यहाँ पे सेकंड से, सेकंड क्वाड्रेंट से 3π/4 3π/4। तो इतना दो, अब की बार ये आंसर आएगा। सही है, यस सर। ओके नाउ कुछ नोट कर लो। फर्स्ट, इफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 90। ठीक है, जैसे अल्फा बीटा गामा 3 डायरेक्शन एंगल्स है, अल्फा बीटा यानी कि 2 डायरेक्शन एंगल्स का सम अगर 90 से छोटा होगा, देन गामा यानी कि तीसरा डायरेक्शन एंगल इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जैसे 30-30 ले लिया, लाइक cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और तीसरा एंगल हम कह रहे हैं गामा, दिस इज इक्वल टू 1। तो cos 30 कितना होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4 एंड cos स्क्वायर गामा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। ये कितना हो जाएगा आपका 3/2 हाँ जी 6/2, है ना। 6/2 नो मतलब कि सर। ये तो 1 से बड़ा है, 6/4 सॉरी 6/, 3/2 है सर। है ना, ये हो जाएगा 3/2 यानी 1 से बड़ा है। इतना हो गया, यानी कि cos स्क्वायर गामा 1 माइनस 3/2, ये तो नेगेटिव आ गया। अब यस आप सर। बताओ पॉसिबल है क्या। नो सर। लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव है cos स्क्वायर करके,
ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। गॉट इट? हाँ भाई, समझ में आ गया ना? अगर दो Yes, sir. डायरेक्शन एंगल का सम 90 से छोटा है तो तीसरा डायरेक्शन एंगल पॉसिबल ही नहीं, मतलब ये पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, अगर दो डायरेक्शन एंगल का सम 90 डिग्री है तो तीसरा डायरेक्शन एंगल अपने आप ही 90 डिग्री होगा। ठीक है, ले लो कुछ भी 45 45 60 90 ऐसे करके चेक करके देख लो। ठीक है, तो 60 30 लेके देख लिया, इसको 60 ले लिया, चलो मान लिया, इसको 30 ले लिया, तो cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर गामा, ठीक, इक्वल्स टू 1 होगा। cos स्क्वायर 60 मतलब ये 1/4 हो गया, ये 3/4 हो गया आपका, है ना? एंड दिस Yes, sir. cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, इनका सम 1 हो गया, यानी कि यहाँ से cos स्क्वायर गामा 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट गामा इज इक्वल्स टू पाई बाई 90. सही है? हाँ भाई, आगे समझ में? Yes, sir. इसी में अगर दो डायरेक्शन एंगल का सम 90 से बड़ा हो जाए, देन दो डायरेक्शन एंगल का सम 90 से बड़ा हो जाए, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? टू डायरेक्शंस दिस, देन टू डायरेक्शंस आर पॉसिबल, टू डायरेक्शन, ठीक, और वी कैन से डायरेक्शन एंगल गामा आर पॉसिबल। कैसे? लेके देख लो, पता चल जाएगा। दो एंगल जिनका सम 90 से बड़ा, अभी हमने एक एग्जांपल किया था, यहाँ पे देखो 60 60 वाला, तो यहाँ पे दो डायरेक्शन, जो तीसरा एंगल था वो दो आए, π/4 एंड 3π/4, 3 pi तो by इसका 4. मतलब दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक ऐसे एक ऐसे। सही है, समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, नाउ चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड number of unit vectors and the number of straight lines passing through origin, जो origin से पास हो रही। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स एंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक, देखो दोनों में फर्क है, जैसे डायरेक्शन दे दी, ये तो वेक्टर है, ठीक है, अगर ऐसे ही रखा दिस इज लाइन, इसके ये तो डायरेक्शनल है जो वेक्टर है ना? Yes, sir. और लाइन तो ये ऐसे दोनों तरफ एक्सपेंड हो रही है, इधर भी और इधर भी, तो दोनों में फर्क है। तो एंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन which are equally inclined to x y z एक्सिस, जो तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड हो। ऐसे कितने यूनिट वेक्टर्स होंगे, ऐसी कितनी स्ट्रेट लाइंस? तो इक्वली इंक्लाइंड है मतलब कि जो डायरेक्शनल एंगल्स होंगे बराबर होंगे, है ना? लेट्स से अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है, डायरेक्शनल एंगल्स को मान लिया लेट्स से अल्फा अल्फा अल्फा। इस हिसाब से भाई cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी कि 3 Yes, sir. cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, इट मींस 1 cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। root 3. ठीक है, इतना समझ में आ गया? Yes, sir. इतना आ गया भाई cos अल्फा? Yes, sir. वैसा है कि यानी कि L M N तीनों डायरेक्शन कोसाइंस इतने आ गए, 1/√3
√3 1/√3, तीनों को पॉजिटिव ले लिया एक बार, है ना। एक वेक्टर तो ऐसे बन जाएगा, एक बार बन जाएगा आपका माइनस, तीनों को माइनस में ले लिया, ऐसा सिर्फ एक ही वेक्टर बनेगा, है ना। अब मान लो कि दो नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लिया, 1/√3 -1/√3 -1/√3, ऐसे कितने वेक्टर्स बन जाएंगे? इसमें आपके तीन वेक्टर्स ऐसे बन जाएंगे। कैसे पता चला? थोड़ा सा पी एंड सी लगा लो। अब ये कुछ ऐसा है कि भाई 3 थिंग्स है जिसमें से दो दो एक जैसी है, अलाइक, तो ऐसा होता है ना, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि 6/3। Yes. By 2, 3. तो तीन वेक्टर्स ऐसे बन जाएंगे। अब दो पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसे ले लो, सही है। ये भी कितने बन जाएंगे? 3। 3. तो टोटल ये 8 हो गए। जैसे कि हमें पता है कि तो अभी दो प्लेन्स है, जो स्पेस है वो 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड होती है, जिस भी रूम में आप बैठे हो ऐसे करके, है ना, समझाया था 11th में। तो हर एक रूम में समझ लो, या फिर हर एक ऑक्टेंट में एक एक वेक्टर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हर एक ऑक्टेंट में एक एक वेक्टर आ जाए। क्लियर? जैसे कि ये देखो, तो मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। यहाँ पर एक वेक्टर है फर्स्ट जिस रूम में तुम बैठे हो ऐसे करके, है ना, ये ऐसे Yes, sir. पीछे चला जाएगा, इसके अपोजिट वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना। अब ये जो वेक्टर है, ये वाला और इसके अपोजिट वाला, ये दोनों मिलके एक लाइन तो बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इन दो वेक्टर के क्रॉसपोंडिंग एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसका मतलब टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी हो गई भाई? 8 वेक्टर हो गए, दो वेक्टर्स के क्रॉसपोंडिंग एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, मतलब टोटल स्ट्रेट लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रही है कितनी है? वो 4। ये तो पूछा था कितने यूनिट वेक्टर्स होंगे जो इक्वली इंक्लाइंड होंगे, कितनी स्ट्रेट लाइंस होंगी जो ओरिजिन से पास हो रही होगी। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया हमारा? 4. पहला, नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स, नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स हैविंग सेम इंक्लिनेशन, सेम इंक्लिनेशन, कितने हो गए? 8। हर एक ऑक्टेंट में एक एक आ जाएगा। ठीक है, एंड नंबर ऑफ इक्वली इंक्लाइंड लाइंस, इक्वली इंक्लाइंड कितनी हो गई? इंक्लाइंड लाइंस कितनी हो जाएगी? 4, है ना, 4. क्योंकि वन लाइन, एक लाइन corresponding to two vectors, one line corresponding to 2 vectors. two vectors। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. चलो फिर आज इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं।